वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी पर 23 मार्च की खुसूसी नशरियात और हमें ज्वाइन किया है हसीना मोइन आपा ने। अस्सलाम वालेकुम। और हमें ज्वाइन किया है राशिद ने। राशिद नसीम, हम आपको बताते चलें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं माशाल्लाह, बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं और हसीना आपा के तारुफ में मैं कहूँगी कि अल्फाज कम पड़ जाएंगे। वो पाकिस्तान का एक असासा हैं, बहुत बड़ी राइटर है और जो उनकी खिदमात हैं उनसे कोई भी इंहिराफ नहीं कर सकता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, मैं आपका पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आज हम 23 मार्च की ये खुसूसी नशियात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और जो भी हालात आए, हम किसी से भी पीछे नहीं हट रहे, किसी चीज़ से इनकार नहीं कर रहे। अच्छे बुरे हालात कौमों पर आते हैं। आज इस दौर में आप, चूँकि आपने एक बहुत बड़ा दौर, एक बड़ी अच्छी चीज़ें देखी हैं, उनको फेस किया है और आज का भी आप दौर देख रही हैं, क्या फ़र्क है, क्या गैप है जिसकी वजह से आज हम उस तरह तरक्की नहीं कर पा रहे जिस तरह करनी चाहिए थी? ये टीवी से मुतालिक पूछ रहे हो, मुल्क से मुतालिक? टीवी के मुतालिक ये है कि टीवी में जो शुरू में लोग थे वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, बाहर से ट्रेनिंग लेके आए थे और वो दूसरों को ट्रेन करते रहते थे, यंग लोगों को। जैसे मैं यूनिवर्सिटी से गई थी तो उन्होंने मुझे भी बताना शुरू किया कि इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो। तो एक दौर था कि जब पूरी ट्रेनिंग चल रही थी इनसाइड द पीटीवी जो भी है, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब सारा कमर्शलाइज हो गया है। अब सिर्फ लोग काम करते हैं कि उन्हें पैसे मिलेंगे, जैसा भी लिख के दे दिया वो उन्होंने ख़रीद लिया और वो ख़रीद के चला दिया ही, बग़ैर ये सोचे हुए कि इसमें हमारा कल्चर है कि नहीं, हमारी तहज़ीब है कि नहीं, हमारी ज़बान कैसी है, हमारी अखलाक़ियात हैं कि नहीं। ये चीज़ें जो है ये हमें थोड़ा सा अफसरदा करती हैं और कंफ्यूज भी करती हैं कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग इतने कहनाई से बेईमान क्यों हैं कि हम अपने काम पूरी तरह से नहीं करते हैं। अगर हम मेहनत करें, पूरी तवज्जो से काम करें, तो कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। जैसी अच्छी चल रही थी वैसे ही चलती रहती, लेकिन हमने काम करना छोड़ दिया, लेथार्जिक हो गए, बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, पैसे मिल जाते हैं और पैसे बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो जब इंसान के पास पैसा आ जाए तो उससे ज़रूरत नहीं होती मेहनत करने की, पैसे की मोहब्बत बढ़ गई, पैसे की मोहब्बत। बिल्कुल। हम मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ राशिद नसीम मौजूद हैं। आपके कारनामे माशाल्लाह हमारे रोज़ देखते रहते हैं। राशिद, मुझे तो ये बताएं सबसे पहले कि कितने अवार्ड्स हैं आपके पास? अभी तक जो इंडिविजुअली तौर पर जो है मैंने 64 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं माशाल्लाह, और जो मेरी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट जो है वो अब तक 81 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। मेरे 10 स्टूडेंट हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में बुलंद करते हुए जो है अब तक जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। और मेरी बेटी है 7 साल की जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनी थी मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर। क्या बात है, यानी कि हमारे नौजवान जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि नौजवान जो है उनको अपनी फील्ड में रहते हुए जो है मुल्क की खिदमत में और मुल्क का नाम जो है ऊंचा करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे डॉक्टर्स हों, जैसे हसीना आप आए, जैसे ड्रामा निगार हैं बहुत बड़ी माशाल्लाह से। मैं पहली मरतबा आज इनसे मेरी मुलाकात हुई है, तो इन्होंने अपनी फील्ड के अंदर मुल्क का नाम रोशन किया, मुल्क के लिए अच्छे ड्रामे लिखे। तो इसी तरह पे हमारी फील्ड है मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्शल आर्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम बुलंद करें और मार्शल आर्ट के लिए रिकॉर्ड्स बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पाकिस्तान की जो पहचान है वो पूरी दुनिया में जो एक पॉजिटिव इमेज के साथ उभरे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी नसीम ने बात की। हम यहाँ पे नाज़रीन को भी बताते चलें कि इससे पहले जो हमारा सेगमेंट था उसमें हम लोगों ने कुछ दौरे हाजिर और कुछ तारीख पर नज़र की और कुछ गिले, कुछ शिकवे, ये सारी चीज़ें भी सामने आई। लेकिन अभी इस सेगमेंट में हमारे पास ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो पाकिस्तान का नाम बामे उरूज पर पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और इसमें दौड़ में वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं हसीना आपा से पूछना चाहूँगी कि हसीना आपा, आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आप आज के मौके पर हम लोगों से शेयर करना चाहें? 23 मार्च के हवाले से? 23 मार्च के हवाले से या जो आपको लगे। 23 मार्च के हवाले से जब मैं पहली मरतबा मुझे आर्मी ने बुलाया
पासिंग आउट परेड देखने। दैट वाज बहुत खूबसूरत तजुर्बा था मेरे लिए। यंग थी, मेरी दोस्त साथ गई थी, हम लोग एबटाबाद गए, एबटाबाद से वो लोग ले गए हमें जहाँ पे पासिंग आउट परेड होती थी। इतना खूबसूरत मंजर था और बिल्कुल साकित बैठे देखते रहे कि यूनिटी, इंटेग्रिटी, किस तरह से वो लोग, बच्चे जो थे, नौजवानी थे बिल्कुल छोटे, वो किस तरह चल रहे हैं और किस तरह वो उनके साथ एक घोड़ा भी होता था, वो भी उसी तरह चल रहा था और उसी तरह आके रुका। उनके सामने जो डीजी थे उनके सामने आके रुका और उस तरह सलामी दी उन लोगों ने। तो मेरी ज़िंदगी का वो मैं भूलती नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद इसीलिए वो लोग हर साल मुझे बुलाते हैं वहाँ, क्या बात है, ये परेड के मौके पे। तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो मेरे ख्याल में तो दुनिया की कुछ बेहतरीन जो है 2-4 उन आर्मीज़ में से एक है, इसलिए हमें कदर करना चाहिए और हमें हर चीज़ की कदर करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ मिल गई है उसकी कदर करें, जो बुरी चीज़ है उसके बारे में ना सोचें, पॉजिटिविटी को आगे फैलाएं। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। मैं चाहूँगी कि राशिद आप कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या भी सुनाएं ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो सुने और इस चीज़ की तरफ राग़िब हों। बस वाक़यात तो हमारे, आपको पता है कि मार्शल आर्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर इंजरीज वगैरह हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, या कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लेकिन मैं अभी इटली गया था, मेरा एक बहुत ही रिकॉर्ड मशहूर हुआ था वॉलनट ब्रेकिंग का। तो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे पहले से पता था कि इंडियन जो है वो मेरे मुकाबले के लिए आया हुआ है। तो लिटरली कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे जो है पता चला कि मेरा जो मुकाबला है वो इंडियन के साथ है और अब 1-to-1 हम दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। क्या बात है। तो और उसको जो है इनवाइट किया हुआ था तकरीबन कोई 3 महीने पहले से, और मैं ऑलरेडी जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जर्मनी में मौजूद था। तो मुझे वहाँ पर इन्विटेशन आया और मैं यहाँ पर आया हूँ विदिन 5-6 डेज़ के नोटिस पर जो है मैं इटली चला गया वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। और फिर इसके बावजूद मैंने उसको जो है वहाँ पे शिकस्त जो है वो दी। और इतना यानी कि वहाँ पर एक सब्र वाला भी माहौल था और तजस्सुस भी हो गया था, मतलब एक अच्छा वहाँ पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही हो जाए तो एक बड़ा तजस्सुस और एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल थी? बिल्कुल जी, 3 दिन हम लोगों की रिहर्सल चलती रही मेरी उसके साथ। तो हम लोग एक साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वार्म अप भी कर रहे हैं और डिफरेंट जो रिहर्सल होती है टीवी शोज के लिए वो हम लोग कर रहे थे। तो उसके साथ सलाम दुआ भी होती थी और सारी चीज़ें। तो एक लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में एक थोड़ा सा नफसियाती तौर पे या थोड़ा सा आपको मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ये कहूँगा नहीं जी मुझे कोई हार का डर नहीं था, तो मैं था बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्फिडेंस में अगर आप ना हो तो किसी को आप शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन एक कहीं ना कहीं हल्की सी जो है ना वो डर होता है इंसान के अंदर कि यार कहीं मुझे हार ना मिले। तो बेसिकली उसी डर से और उस चीज़ से आपको जीतना होता है। और फिर एट ए टाइम जो परफॉर्मेंस का टाइम होता है उस वक्त जो है आपने अपना जो है ना 102% देना होता है, तभी आप जो है कोई चीज़ अचीव करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब रहा और जिस वक्त मैंने अटैम्प्ट किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। इवन कि अटैम्प्ट के बाद मुझे ऑलमोस्ट अंदाज़ा हो गया था कि मैंने इसको बीट कर दिया है, लेकिन रिजल्ट के अनाउंस तक अच्छा ये मुकाबला बेसिकली कैसे वहाँ पे हुआ, क्या इसकी सूरत हाल थी, कितना रिकॉर्ड बना, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि मजीद तफसील में जाएं। असल में देखिए ये जो रिकॉर्ड था ये था सबसे पहले मेरे पास, ठीक है, 181 वॉलनट्स का रिकॉर्ड था। ये मैंने इटली में ही जाकर बनाया था। लेकिन जो इंडियन एथलीट था नवीन कुमार, उसने जो है इंडिया में रहते हुए इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और उसने 217 वॉलनट्स जो है ब्रेक किए। अच्छा कैसे? फिर हेड के साथ, माथे से जी। उसके बाद फिर मैंने कराची में मतलब माथे से अखरोट तोड़े हैं क्या? इन 1 मिनट 217 उसने ब्रेक किए। तो फिर मैंने अच्छा कुछ टाइम पीरियड भी होता है, कितने टाइम में? 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट इन 1 मिनट के अंदर। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस की और मैंने तो फेसबुक पर यहाँ तक के मतलब मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने उसकी तारीफ भी की फेसबुक पर कि इसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, 217 पे ये चला गया है, बहुत अच्छा इसने अटेम्प्ट किया है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस की और फिर मैंने यहाँ पे उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया। फिर वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और मैंने भी वो वीडियो देखी। हाँ, वो फिर मुझे जो है इटली की तरफ से मुझे कॉल आ गई। बेसिकली मैंने अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करने के बाद जो है मैं तो दूसरी तैयारियों में लग गया, क्योंकि मेरा उसके बाद शो था जर्मनी के अंदर, वहाँ पे जाके मुझे जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। तो मैं वहाँ चला गया।
तो वो वायरल हुआ। तो जब इटालियन टीवी शो की इंतजामिया तक ये पहुंचा तो उन्होंने कहा यार आप आ जाए ना, हम आपसे ये रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। अच्छा, तो जब आपने तोड़े थे तो माथा वाथा जख्मी हुआ होगा खून बहुत ज्यादा, वो तो अगर आप वीडियो आपने देखें तो बाकायदा ब्लड जो है वो निकल रहा है सर की पे से। तो उस वक्त कोई दिल में तो थोड़ी सी आते नहीं कि नहीं यार दर्द हो रहा है अब नहीं बस? नहीं जी, ये तो जीत की लगन है। हाँ, ये तो पाकिस्तानी कौम का टेंशन नहीं होती बिल्कुल भी। आज तक कभी इस बारे में नहीं सोचा कि कोई चोट लगेगी या कोई जख्मी हो जाएंगे। अगर मेरे ख्याल में जख्मी होने में या इंजर्ड होने के बारे में सोचता तो 64 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाता, तो 1-2 पे ही स्टॉप हो जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं कर रहा हूँ काम, मुसलसल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, स्टूडेंट भी तैयार कर रहा हूँ, एकेडमी के अंदर बच्चों को सिखा रहा हूँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि, और आपको पता भी है, यहाँ पे एक ऐसी बात ऐड कर देता हूँ कि आपको पता है यहाँ पर क्रिकेट के अलावा और दूसरी किसी चीज़ की सपोर्ट तो होती नहीं है। तो ये सब कुछ अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक अच्छा, फाइनल में आपने बताया कि 181 का आपका टारगेट था, 217 उसने बता लिया, फाइनल में फिर कितने दौड़े? ये हुआ ये कि मैंने यहाँ पर रहते हुए 242 ब्रेक किए, और फिर हमारा जब वहां पर मुकाबला हुआ तो उसने अटेम्प्ट में 239 किए और मैंने 254 किए। तो बहुत ज्यादा मार्जिन से अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने उसको शिकस्त दी। माशाल्लाह, 264 254 जी जी, क्या बात है। तो बहुत अच्छा मतलब मुकाबला था, जबरदस्त किस्म का, एक एंजॉयमेंट भी हुई। चोटें भी लगती हैं इसमें? जी जी बिल्कुल, आप चोटें लगती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तक कोई ऐसी बड़ी इंजरी नहीं हुई कि जिसकी वजह से मैं, छोटी मोटी इंजरीज लग जाती हैं, कभी हाथ पे चोट लग गई, कभी। अच्छा, जाहिर सी बात है आप सर से जो तोड़ रहे हैं, मैंने खुद वो वीडियो देखी थी, मैं ये एकदम से सोच रही थी कि एक बंदा सर से मुसलसल तोड़े जा रहा है तो उसको चक्कर नहीं आ रहे हैं, वो कैसे दिमाग में उस वक्त ये चीज़ थी कि मुझे जीतना है? हाँ बिल्कुल, देखिए असल में ना मार्शल आर्ट जब हम कर रहे होते हैं, जो मार्शल आर्ट हमारे पास बच्चे आते हैं तो बेसिकली उनकी ट्रेनिंग होती है। हम बच्चों को एक बड़ा अच्छा सा जुमला कहते हैं कि यार आपने सर के बालों से लेके आपका जो फुट है उसका जो नाखून है ना, वहां उस हिस्से तक आपको पूरी बॉडी को मजबूत करना है। तो हमारे जब बच्चा हमारे पास आता है, हम खुद एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो हम अपने हर मसल के ऊपर जो है ना काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मामले में लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, तो वो तो अगर अखरोट तोड़ना हो तो या तो वो कोई डंडा वंडा ढूंढेंगी या वो हथौड़ी टाइप, तो क्या लड़कियां भी आपके यहाँ है आपके दायरे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गर्ल्स भी आती हैं, और मेरी अब तक 2 स्टूडेंट हैं गर्ल्स जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं, और जिसमें से देखिए जी हम लड़कियां पीछे नहीं है। भाई आप ऐसा करें कि जितने बेकार लड़के घूमते हुए सबको आप अपने उसमें दाखिल कर लें और उनको मार्शल आर्ट सिखाएं। जी बिल्कुल, आपा हमने एकेडमी इसीलिए बनाई हुई है कि बच्चे यहाँ पर आएं, और मैं आपको बताता हूँ हमारी एकेडमी की फीस भी हमने बहुत कम रखी है। वैसे नॉर्मली तौर पे अगर आप प्रोफेशनल एकेडमीज में जाएं यहाँ पर कराची के अंदर, तो बहुत सारी एकेडमीज ऐसी हैं जो कि 8,000 10,000 रुपये मंथली फीसिस ले रही होती हैं, लेकिन हम लोग जो है वो बहुत ही कम फीस ले रहे होते हैं, 1500 और 2000 जो है हमने मंथली फीस रखी हुई है। मैंने अपनी एकेडमी की इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बना चुका हूँ। सिर्फ ये मकसद ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं या लड़कियां हैं वो हमारे पास आएँ और वो आके सीखें, और जो है अपने नाम को आगे बढ़ाएं। ज़रूरत है हमारे मुल्क में, इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैंने आपकी एक नारियल वाली वीडियो भी देखी थी, उसका भी पूछेंगे, लेकिन पहले मैं आपा की तरफ आती हूँ। आपा, आपने जाहिर सी बात है बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं और बहुत सारी आपको ड्रामा निगारी पर आपको बड़ा महारत है, बड़ा अबूर हासिल है। आजकल के जो ड्रामे हैं वो हमारी सकाफत को, हमारे कल्चर को, आपकी नज़र में आपको लगता है कि वो हमारी सकाफत और कल्चर को लेकर चल रहे हैं? इससे पहले मैं ये कह दूं कि हमारी लड़कियां जो थीं वो मार्शल आर्ट की काफ़ी तैयार शुदा थी। आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा जो लिखा है बोल्ड लड़कियों के ऊपर लिखा है कि लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए, इज्जत नफ्स होना चाहिए उनमें, और हारने का कोई खदशा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुमने जो सवाल पूछा है वो ये है कि कल के और आज के ड्रामे में कल्चर, तहजीब, सकाफत, इसमें बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि कल तक हमने अपनी तहजीब को भी बरकरार रखा, इक़दार को, फैमिली यूनिट को भी बरकरार रखा, माँ बाप रिश्तों का तकद्दुस बरकरार रखा कि किस तरह से माँ बाप से या बहनोई से या जो भी रिश्ते होते हैं हमारे, उनसे किस तरह से लोग मिलते हैं और उनका अदब आदाब सिखाए जाते हैं। तहजीब का जो हमारी तहजीब ही है। बिल्कुल। लेकिन अब ये हुआ है कि मैंने तो लिखना 20 साल से कोई छोड़ा हुआ था, तो इसलिए अब जो मुझे कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता है तो कभी कभी मैं ड्रामे के कुछ क्लिप्स देखती रहती हूँ
उससे मुझे एहसास हुआ है कि अब लोगों ने तहजीब और इक़दार और ख़ानदानी मोहब्बत इन सब चीज़ों पर पानी फेर दिया है। बिल्कुल वो ये नहीं समझते कि इसके बगैर अगर बच्चे पले बढ़े तो अगले 10 साल के बाद वो बिल्कुल जंगली बच्चे होंगे। उनमें ना बड़ों का अदब होगा, ना छोटों से प्यार होगा, ना तहजीब होगी, ना अदब आदाब होंगे। अब आप देख रही होंगी, मैं तो बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जहाँ देखती हूँ। और एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी जो बहुत ख़तरनाक है वो ये है कि हमारे ड्रामा निगार, मुझे नहीं मालूम कौन कौन लिख रहा है या कहाँ से आ रहे हैं ये ख़यालात कि आप बहनोई से भी आपका मतलब रिश्ता इस्तवार हो सकता है इस तरह से कि दोनों बहनों के बीच में जेलसी और ये भी चल रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये कि ससुर रहे, ससुर की नज़रें ख़राब हो रही हैं, तो फादर इन लॉ तो फादर की तरह होता है ना। बिल्कुल। और इसी तरह ससुराल के जो लोग होते हैं, जेठ या देवर, वो सब हमारे रिश्तेदारी होते हैं। बिल्कुल। तो अगर जो उनकी नज़रें ख़राब हमने दिखा दी, तो आप ये बताओ कि हमारी लड़कियां शादी के वक्त ये उनका तो एतबार उठा दिया आपने, रिश्तों से एतबार उठ गया। बिल्कुल उनको बेतबार करके आप भेजेंगी तो वो वहाँ जाके किसी शख्स की इज्जत नहीं करेंगी, हर एक से डरेंगी। बिल्कुल। हम अपनी गुफ्तगू का दोबारा यहीं से आगाज़ करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं 23 मार्च पर फैज़ टीवी की खुसूसी नशरियात। और हसीना आपा बात कर रही थी कि आजकल के ड्रामों में जो रिश्तों का तकद्दुस है उसे पामाल किया जा रहा है। मैं चाहूँगी आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं ये कहना चाह रही थी कि कोई चेक करने वाला नहीं है। हमारे ज़माने में सेंसर बोर्ड होता था, वो बाकायदा और स्क्रिप्ट एडिटर्स होते थे जो कि स्क्रिप्ट चेक करते थे। बाद में जब फर्स्ट एपिसोड बन जाता था तो प्रीव्यूइंग होती थी और उसमें तमाम डायरेक्टर्स आके बैठते थे और वो राय देते थे कि कैसा है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उससे ये चेक एंड बैलेंस बन जाता है, फिर वो चीज़ ठीक बनती जाती है। और फिर राइटर भी इसका ख्याल रखता है। जैसे मेरा अपना है कि मैंने इतने 40 साल लिखा तो मुझे ये हो गया है कि मेरा अपना सेंसर बिल्ट हो गया है अंदर। मुझे पता है मुझे क्या लफ्ज़ नहीं लिखना है, किस तरह के जुमले नहीं लिखना है। तो ये बात है। लेकिन अब के लोग जो लिख रहे हैं वो समझते हैं कि बोल्ड का मतलब ये होता है बदतमीज़ी। ये नहीं होता। यानी आप ऐसे अल्फाज अगर बोलेंगे जिसका मतलब आप बच्चे को न बता सकें, अगर कोई पूछ ले तो आप बताइए आप क्या करेंगे। अगर बच्चा आपसे कोई सवाल करता है कि जो उन्होंने अभी कहा है इसका मतलब बता दीजिए, तो मैं तो नहीं बता सकती कम से कम। सही। क्योंकि हमारी तहजीब में यह है नहीं। तो तहजीब को हमने, पाकिस्तान की एक अलग तहजीब थी, पाकिस्तान का एक अलग ड्रामा था जो बाहर भी जाता था तो लोग उसको बहुत पहचान लेते थे फ़ौरन कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है, ये इंडियन है या बाहर के जो हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। अब हमने क्या किया है कि नकल करना शुरू कर दिए। जब आप बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारे पैसे कमाना चाहेंगे, तो फिर यही होता है कि आपने कुछ उधर से लिया, कुछ उधर से लिया और मिला जुला के। इसीलिए मतलब हम पहले देखते थे कि वडेराना और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ लिखा जाता था, क्योंकि मीडिया इतना पावरफुल है, पहले भी था और अभी भी, कि इसको लोग बहुत जल्दी ये लोगों पर असरअंदाज होता है, बहुत जल्दी करता है। और तो बच्चे तो तुम सोचो कितनी जल्दी करते होंगे। तो अब आज के जो लोग हैं वो क्यों नहीं लिख रहे इस पे? क्या उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं? आजकल के जो लोग हैं और जो चैनल्स हेड हैं, असल में तो उनको स्टेप लेना चाहिए, चैनल्स हेड को, हाँ, चैनल्स को ये स्टेप लेना चाहिए कि कोई चीज़ गलत ना जाने पाए। लेकिन वो देखते ही नहीं कभी।
वो खुद तो देखते नहीं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे दी है। अब किसका कितना कैलिबर है हमें नहीं मालूम। डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है, वो तो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसको पता होना चाहिए कि किस तरह की चीज़ कैसे बनेगी और ये जुमले नहीं जाएंगे। राइटर को भी ये मालूम होना चाहिए और उसको पहले से मतलब अच्छा, डायरेक्टर के पास ये इख्तियार होता है कि अगर कोई जुमला नाजेबा है या वो चेंज करवा सकता है, चेंज करवाता है। उसके बावजूद ये तो हमारे ज़माने में भी था कि अगर आपका कोई जुमला है तो जिसके बारे में ये शक हो कि शायद इसे दूसरी तरह समझा जाए, तो ये लोग कह देते थे कि इसे चेंज कर दो, तो हम चेंज कर देते थे। मतलब इसमें कोई अना का सवाल नहीं होता है कि आप अच्छी चीज़ बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे ज़माने में एक बात का जो फ़र्क था वो ये था कि हम लोग ये चाहते थे कि अच्छी से अच्छी चीज़ बने, तो सुबह से रात तक बैठ के हम डिस्कस भी करते थे और रीराइट भी करते थे, और जो लोग ड्रामा बना रहे होते थे वो बार बार शॉट्स भी लेते थे कि ताकि गलत ना होने पाए, सबसे अच्छी चीज़ जो बने वो बने। अब न लोगों के पास इतना वक्त है, ना उनको इतनी परवाह है। उनको ये पता है कि भाई हमें इसको बना देना है, इसके बाद इतने लाख रुपए हमें मिलेंगे, बस खत्म। बस पैसे पे आके सारी कहानी खत्म हो जाती है, सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। मैं राशिद की तरफ आऊँगी। राशिद, मैंने आपकी एक नारियल वाली वीडियो देखी थी, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें उसके बारे में बताएं। बिल्कुल जी। ग्रीन कोकोनट आमतौर पे जो है वो अनब्रेकेबल समझा जाता है, तो ग्रीन कोकोनट जो है मैंने 1 मिनट में जो है वो सर के साथ ही जो है 35 जो है वो मैंने ब्रेक किए थे सर के साथ। अच्छा, ये हाथ से भी शायद? हाथ के साथ जो है वो वॉलनट ब्रेकिंग का रिकॉर्ड है 284, जो कि 2018 में दुनिया का सबसे मजबूत तरीन आलमी रिकॉर्ड करार दिया गया था। फिर इसी तरह मैंने और भी कैटेगरीज हैं जिनमें रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए हैं, जैसे मार्शल आर्ट की कोई भी कैटेगरी है, चाहे वो ननचक्कू है जो कि ब्रूसली का बड़ा मशहूर ज़माना वेपन भी है, आपने चाहे देखा भी होगा उसको फिल्मों में, और उस कैटेगरी के अंदर मेरे पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड है, 7 रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हुए। उसके अलावा फिर पंचेस की कैटेगरी में भी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास ही हैं। पंचेस का? जी, पंचेस थ्रो करने के। इसके अंदर मैंने, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने 1 आवर के अंदर जो है 32,686 पंच किए हैं इन 1 आवर। और इसी तरह फिर 1 आवर में ही हाथों में वेट है मेरे 1 दोबारा बताइएगा कितने? 32,686। माय गॉड। और 1 घंटे के अंदर ही हाथों में वजन है, 1 किलो इधर है और 1 किलो यहाँ पर है, और उसमें मैंने 24,711 पंचेस किए हैं। इसी तरह फिर 1 मिनट कैटेगरी का अलग है, 3 मिनट कैटेगरी का अलग रिकॉर्ड है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह सब ये रिकॉर्ड है। राशिद, ये तो हमने सुना हुआ है कि किसी भी चीज़ का जुनून सर पे चढ़ के बोलता है तो वो आपसे करवा देता है, लेकिन आपके हर चीज़ आप अपने सर से करते हुए आ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं, ये जुनून आया कैसे और कैसे ये आइडिया आया कि मुझे माथे से ही तोड़ना है? देखिए, असल में ये माथे वाला रिकॉर्ड तो ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने मार्शल आर्ट की हर फील्ड में रिकॉर्ड बनाया, चाहे वो पंचेस की कैटेगरी हो, चाहे वो एल्बो की कैटेगरीज हो, एल्बो स्ट्राइकिंग के रिकॉर्ड हो, नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड हो, किक्स मारने का रिकॉर्ड है, तो इसी तरह से ब्रेकिंग के रिकॉर्ड है। फिर ब्रेकिंग के रिकॉर्ड है जिसमें कोकोनट ब्रेकिंग है, स्टोन ब्रेकिंग है, बेसबॉल बैट, कोकोनट तोड़ के खा भी लेते थे। जी जी बिल्कुल, कोकोनट फिर खाते भी हैं सब। और काफी, जब कोकोनट का रिकॉर्ड, खासतौर पे ब्राउन कोकोनट वाला रिकॉर्ड मैं कर रहा था, तो बड़ी इंजॉयमेंट होती थी क्लब के अंदर, और चूंकि वो हम जाया नहीं होने देते, हमारी यही होती है। अखरोट भी बच्चों ने बहुत खाए और कोकोनट भी बहुत ज्यादा जो है वो खाए, तो बल्कि मुझे कम मिलता है खाने को, बच्चे सारे ले जाते हैं। ये आप कह सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आप बनाते हैं तो आपको वो लोग खुद मधु करते हैं या आप कोई रिकॉर्ड बना के फिर राब्ता करते हैं कि भाई मैंने ये कर लिया है, अब मुझे बुलाया जाए, या वो चीज़ खुद ही वायरल हो जाती है? देखिए, दोनों सूरतें होती हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है मुझे कॉल्स भी आती हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो मैं मुख्तलिफ कंट्रीज में जाता हूँ, आलमी रिकॉर्ड बनाता हूँ, और फिर कुछ रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए भी भेजते हैं बनाकर। उसका एक तरीकाकार होता है कि उसको किस एंगल से कवर करना है। हर रिकॉर्ड की अपनी एक SOPs होती हैं, उस SOPs को फॉलो करते हुए हम रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो इदारा है लंदन में, वहाँ पर हम इसको भेज देते हैं, और फिर उसकी SOPs लेने में भी पूरा एक टाइम लगता है, 3 से 4 महीने का टाइम होता है, रिकॉर्ड अप्रूव होने में 3 से 4 महीने का टाइम होता है। फिर अगर जो पूरी दुनिया में TV शोज़ होते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से, अगर उनको लगता है कि कोई रिकॉर्ड जो है वो राशिद नसीम ने कोई बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है या ज़्यादा बनाया है, तो वो फिर मुझे कॉल करते हैं, फिर वहाँ जाकर भी वो रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं। क्या बात है। अच्छा राशिद, मुझे ये बताइएगा कि मार्शल आर्ट में आपके पास कितनी कैटेगरीज में आलमी रिकॉर्ड है?
मार्शल आर्ट में मैंने बताया ना कि तकरीबन तमाम कैटेगरीज के अंदर तमाम कैटेगरीज में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट में आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एकेडमी के पास इस वक्त जो है वो 81 है, ठीक है, पूरी एकेडमी की अगर आप मिला लें। अब उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कैटेगरी, जैसे पंचेस की कैटेगरीज हैं, किक्स की कैटेगरीज हैं, एल्बो स्ट्राइक की कैटेगरीज हैं, नी स्ट्राइक की कैटेगरीज हैं। मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने पुशअप्स में आलमी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, स्ट्रेचिंग जो लेग्स वगैरह ओपन करते हैं उसमें हमारे पास आलमी रिकॉर्ड है, वेपन्स में हमारे पास जो बूट स्टफ लाठी जिसको कहते हैं उसमें मेरे पास जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड्स हैं इस वक्त। नन चक्कू में सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास है दुनिया में, ठीक है। तो कोई भी अगर आप कैटेगरी मार्शल आर्ट की निकालेंगी तो इंशाल्लाह ताला उस कैटेगरी के अंदर आलमी रिकॉर्ड मौजूद होगा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इस उम्र में तो अमन हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने आपके पास रिकॉर्ड हैं खड़े हैं तो बिल्कुल। मैं यही जानना चाहूँगी राशिद कि आपने माशाल्लाह इतनी सी उम्र में बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है, तो आपके जहन में ये आइडिया किस उम्र में आया? क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो भी देखें और उनके लिए आप एक ऐसी पर्सनालिटी है, वरना लोग हमारे पास वसाइल नहीं है, तो उन लोगों को ज़रा बताइए कि किस उम्र में आपने शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? देखिए तकरीबन मार्शल आर्ट करते हुए तो मुझे 26 साल हो गए, तकरीबन 26 ईयर्स हो गए। और पहली मरतबा आलमी रिकॉर्ड जो बनाने का ख्याल आया था वो आया था तकरीबन 2003-04 में। उस वक्त मैं स्टूडेंट ही था, तो लेकिन क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना आइडिया नहीं था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह अचीव किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, किस तरीके से भेजा जाता है। नहीं, पहले तो सीखा होगा ना आपने? जी, वो तो तकरीबन 26 ईयर्स हो गए मुझे मार्शल आर्ट करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। तो फिर लाजिम बात है उस वक्त तक मैं बहुत सारी चैम्पियनशिप्स भी खेल चुका था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स खेली हुई हैं, नेशनल लेवल पर चैम्पियनशिप्स खेली हैं, इंटर प्रोविंशियल खेली हुई हैं, पंजाब चैम्पियनशिप में खेली हुई हैं। फिर इसके अलावा मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2003 में खेली थी, एशियन चैम्पियनशिप, फुल बॉडी कॉन्टैक्ट के हवाले से बेसिकली मैंने ज़्यादा चैम्पियनशिप्स खेली हैं। तो फिर मेरा जहन ये था कि यार मैंने एक प्रोग्राम देखा था AXN के ऊपर, टीवी चैनल पे, उस पर आलमी रिकॉर्ड बनाया जा रहा था मार्शल आर्ट के हवाले से। तो वहाँ पर देखा तो जहन में ये तजस्सुस हुआ कि यार इस लेवल को अचीव करना चाहिए। तो लेकिन लगे मुझे वहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 10 साल, क्योंकि पहला जो आलमी रिकॉर्ड था वो मैंने बनाया 2013 में। फिर 2013 के अंदर से लेकर 2019 तक मेरे हर साल रिकॉर्ड बनाने की जो तादाद है वो है 8, 9, 10, 11 इस तरीके से, किसी 19 तक। लेकिन 2020 के अंदर जो है मैंने 20 रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर करवाए। यानी 2020 में ये मेरी स्पीड बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। वो असल में वजह ये होगी कोरोना लोगों को हो गया था, वो वैसे ही बेचारे कमजोर पड़ गए। कोरोना वायरस मार मार के सबको गिरा दिया। कोरोना वायरस असल में था तो मैं फ्री था, तो घर पे हम भी आराम कर रहे थे, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा की। और फिर जैसे जैसे मौका मिलता गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से, पेरेंट्स ने एनकरेज किया। पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा, बल्कि पेरेंट्स की वजह से ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अब्बू हैं, अम्मी हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हमेशा उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मेरी तालीम पे शुरू में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि अब्बू बेसिकली मेरे वेल्डिंग का काम करते हैं। तो लाजमी बात है कि वो तो एक मजदूर आदमी थे, तो उनकी जो ये सोच थी कि यार मेरा बेटा कुछ करे, तो उस सोच को लेकर उन्होंने मुझे पहले मेरी तालीम कंप्लीट की, मुझे तालीम दिलवाई। माशाल्लाह मैंने मास्टर्स किया हुआ है मास कम्युनिकेशन के अंदर, और फिर वही तालीम जो है मैं समझता हूँ कि आलमी रिकॉर्ड बनाने में काम आई। तो ये यहाँ तक पहुँचने में जो सारा किरदार है वो तो है ही माँ बाप का, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद फिर मेरे उस्ताद मोहतरम है इकबाल मुर्तज़ा, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिसेस करवाई। फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे जाता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 64 तक पहुंच चुका हूँ। टारगेट ये है कि 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम करने हैं इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। हसीना आपा, अब 2021 शुरू हो चुका है। मैं ये नहीं कर सकती सही, लेकिन जो आप कर सकती हैं बेशक वो भी कोई नहीं कर सकता। और इनकी बात से भी मैंने यही देखा कि मीडिया कितना स्ट्रांग है। इन्होंने एक प्रोग्राम देखा और दिल में ये ख्याल आया कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मतलब ये कि मीडिया कहीं भी किसी भी शोबे में आपके लिए ओपिनियन मेकर है। मीडिया तो आपको बिल्कुल आपको इधर से उधर मोड़ देता है। देखिए इसमें ये भी है ना कि मैंने जैसे पहले स्टार्ट में बात की थी कि इंसान को हर अपनी फील्ड में रहते हुए जो है ना वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। तो आपा ने जो है वो अपनी फील्ड में इतना नाम बनाया है माशाल्लाह से
कि हम नाम सुना करते थे और मैंने आज देखा पहली मर्तबा लाइव, तो मुझे खुद भी बड़ी खुशी महसूस हुई। तो मेरा काम, मैं मार्शल आर्ट का, तो मैं मार्शल आर्ट में अपना जो हिस्सा है वो डाल रहा हूँ। आप अपना हिस्सा, आपने अपने दौर में अपना हिस्सा डाला, इसी तरह हर शख्स को जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो कतरा कतरा जो है वो दरिया बनेगा और फिर समंदर। बिल्कुल बिल्कुल हसीना, आपने बिल्कुल, मैं भी इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक करती हूँ। 2021 आ गया है, हम नौजवान नस्ल को किस तरह राग़िब करेंगे कि अब हमें मॉडर्न पाकिस्तान की तरफ, जदीद पाकिस्तान की तरफ चलना है, तो किस तरह हम उनको अपनी तरफ ला सकते हैं? देखो, इसका बड़ा आसान तरीका है कि अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स दें जिसमें हमें आगे बढ़ने का तरीका बताया जाता है कि हमने ये की, कोई अच्छी सी पोइट्री, पहले ज़माने में पोइट्री अच्छी होती थी, अब जो गाने बनने लगे हैं उसमें लफ्ज़ तो बिल्कुल बेकार होते हैं, बस धुन ही होती है। तो आप उसको ठीक करें, यानी एक एक करके चीज़ें ठीक करते जाएं तो सभी ठीक हो जाएगा। और दूसरे, नौजवानों को अगर तालीम, हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारा तालीमी सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उस पर तवज्जो भी नहीं दी जा रही है। यही सबसे बड़ा अलमिया है। ये बड़ा अलमिया है कि कोई तवज्जो नहीं दे रहा है कि उनको, बच्चों को अगर ढंग से पढ़ा दिया जाए और अच्छी टीचर्स मिल जाएं, जो कि नहीं मिल रही हैं। वजह यह है कि लोग टीचिंग की तरफ अब नहीं जाते। बच्चियां जो हैं वो पढ़ लिख के चाहती हैं MBA कर लिया तो अच्छी जॉब मिल जाएगी कहीं भी, तो टीचिंग करने में ज़ाहिर है पैसे भी कम मिलते हैं, मगर टीचर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और टीचर अगर ज़रूरी है हमारे लिए, जो बच्चों के जहन को मोड़ देता है, सुधार देता है और पॉजिटिव थिंकिंग देता है। इसी तरह से मीडिया भी हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग दे सकता है अगर चैनल्स चाहें। चैनल्स को इसमें मज़ा आता है कि उससे लड़ाई हो रही है, उससे एक, तुमने शायद देखा होगा, मैं कभी कभी देखती हूँ तो मैं बहुत सख्त नाराज़ होती हूँ कि 4 लोग बैठे हुए हैं, 1 घंटे लड़ाई होती रही और उसका कोई मतलब नहीं निकला, कोई रिजॉल्व करता ही नहीं है, वही झगड़ा 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 और ख़त्म हो गया। तो इससे क्या फ़ायदा? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना लोगों का, और नौजवानों को आप और सिखा रहे हैं कि भाई ये बुरा है, वो बुरा है। कोई भी अच्छा नहीं है, सब बुरे हैं। तो बिल्कुल हम नौजवानों को सही राह नहीं दिखा रहे हैं। मैं राशिद साहब से आऊँगी कि राशिद साहब, चूँकि अब हम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त करीब है, तो मैं जानना चाहूँगी, बल्कि पूरी यूथ के लिए, नौजवानों के लिए हम चाहेंगे कि कोई इंस्पायरिंग नोट आपकी तरफ से भी हो जाए। बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि असल में हमारे जो भी नौजवान हैं या कुछ जो भी शख्स है, अगर वो अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। थोड़ी सी अगर स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो हम फौरी तौर पर जो है ना वो स्ट्रगल छोड़ के कुछ आसान चीज़ को करना चाह रहे होते हैं। तो हमें चाहिए ये कि हम उस जिस चीज़ का तहैया कर लें, अब उस तक पहुँचने की कोशिश करें, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलात आए, चाहे कितनी भी स्ट्रगल आए। फिर जब आपने एक फ़ैसला कर लिया है कि यार मैंने इस जगह को हासिल करना है, तो वो फिर होना चाहिए। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे आलमी रिकॉर्ड्स आए कि जो मुझे शुरू में लगता था कि यार ये मैं अचीव नहीं कर सकता, तो ये बड़ा मुझे अपने ऊपर बड़ा मतलब अजीब सा फील होता है कि मैं उस रिकॉर्ड को छोड़ दूं। तो मैं बल्कि उसके लिए ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि यार ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, तो इसको तो अब करना ही है, हर सूरत करना है। तो अगर हमारी ये सोच बन जाए और हर फील्ड के अंदर हम जो है कामयाब हो जाएंगे, चाहे वो मार्शल आर्ट की फील्ड हो, चाहे किसी भी चीज, कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमें बता रहे थे यासिर नसीम कि आपने जिस चीज़ का ठान लिया है, जिस बात का आपने तहैया कर लिया है, अब आप उसी पर गामजन रहें। मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन उससे बचकर निकलना या उनको फेस करते हुए निकलना ही आपकी कामयाबी है। नाज़रीन, आज के दिन हमारे तमाम नौजवानों को ये अहद करना होगा कि वो तालीम हासिल करके ना सिर्फ अच्छे पाकिस्तानी बल्कि एक अच्छे इंसान बनेंगे। आज के दिन हमारे हुक्मरानों को भी ये वादा करना होगा, बल्कि ये अहद अभी से कर लेना होगा कि भाई, क्योंकि वादों का एक सिलसिला तो चलता ही आ रहा है, अहद करना होगा कि अब वो इस मुल्क से रियाकारी, धोखा, फरेब, नमूदो नुमाइश, ये आटे चीनी, बिजली के बहरान, रिश्वत, सिफारिश, झूठ, मंशियात, इन सब चीज़ों का खात्मा करके पाकिस्तान को बामे
उरूज पर पहुंचाएंगे और इस मकसद के हुसूल के लिए फैज़ टीवी आपके साथ हम वक्त तैयार खड़ा है। हम बैरून मुल्क में जितने भी पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको भी यही तरगीब देंगे कि आप अपने जो कौमी अय्याम हैं उनको जोशो खरोश के साथ मनाते हुए दूसरे लोगों को भी ये पैगाम दें, उन्हें एहसास दिलाएं अपनी तहजीब का, अपने कल्चर का, और उन्हें बताएं कि हम दियारे गैर में ज़रूर हैं मगर अपने वतन की मोहब्बत को नहीं भूले। वतन से मोहब्बत आज भी है और हमेशा रहेगी। इस पैगाम के साथ, इस अज़्म के साथ हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है और आखिरी ये अल्फाज हम अदा करना चाहूँगी मैं कि दुश्मन के कदम आएंगे घर पाक वतन में, हम उसको सुला देंगे मट्टी के कफन में, बन जाएंगे बातिल के लिए कहरे इलाही, हम मिल्लत इस्लाम के जांबाज सिपाही, लहराएंगे हर हाल में इस देश का परचम, रोके हमें बढ़ने से दुश्मन में कहाँ दम। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया और आप सबको एक बार फिर फैज़ टीवी की तरफ से यौम पाकिस्तान मुबारक हो।